जय हिंद दोस्तों, पहुंच चुका हूं आजमगढ़ के रानी सराय क्षेत्र में, जिसे सराय रानी और अन्य तमाम नामों से भी जाना जाता है। और यहाँ का एक प्रसिद्ध स्थान है, संपन्न स्थान है, समृद्ध स्थान है। और दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने इस स्थान का नाम सुना भी नहीं होगा और बहुत लोगों ने सुना भी होगा जो इधर से कभी गुजरे होंगे। आप ये जानकर थोड़ा अचंभित होंगे कि ये वीडियो आज इस जगह का क्यों बना रहा है। दोस्तों, इस जगह का अपना एक इतिहास है, तकरीबन 300 साल पुराना इतिहास है और इतिहास जुड़ा है मुगल काल से। दोस्तों, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो हमारे आज के चकाचौंध भरी जिंदगी में दबे हुए हैं अंदर, जो उनको वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। छोटी छोटी लड़ाइयाँ, छोटी छोटी चीज़ें जो आम जनमानस के बीच फैली नहीं है। लेकिन ये जो कहानी है, ये उस रानी की कहानी है जिसने मुगल सम्राट के सामने घुटने नहीं टेके, पति से विमुख हुई, लेकिन अपनी सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में आज भी याद की जाती हैं। बहुत सा उन्हें सहना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत से विद्रोह झेलने पड़े, लेकिन अपनी दृढ़ निश्चय जो उनका था, दृढ़ निश्चय वो निरंतर बना रहा। और वो आज उनकी देन है कि ये रानी सराय जैसा एक समृद्ध स्थान उनका बसाया हुआ है और उन्हीं के सम्मान के रूप में इस स्थान का नाम रानी सराय रखा गया। ये जो तालाब आप देख रहे हैं, तालाब उनके ही द्वारा खुदवाया गया था। इस तालाब की विस्तृत जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाता हूँ रानी साहिबा की वो कहानी, जिसकी वजह से मुझे मजबूर हो कि ये वीडियो बनाना पड़ा एक छोटे से स्थान पे। और आजमगढ़ का अपना राजनीतिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। मुलायम सिंह जी की कर्म भूमि रही है, दुर्गा प्रसाद जी की भी कर्म भूमि रही है और यहाँ से कई बार विधायक और मंत्री भी हुए। तो रानी सराय में दोस्तों ये कहानी है यहाँ की रानी साहिबा की, जिन्होंने ये कार्य किया। यहाँ पे तालाब खुदवाया, यहाँ पे इस तरफ आप देख सकते हैं हनुमान जी के मंदिर का और निर्माण कराया और साथ में दुर्गा जी का भी मंदिर तालाब के उस तरफ है। तो ये काफ़ी विकसित क्षेत्र रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीड़ांगन भी बनाया गया है और बच्चे वहाँ पर खेल कूद भी रहे हैं और साथ में गौशाला भी है। यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और वो पूरी जानकारी हमें देंगे रानी साहिबा के बारे में कि रानी साहिबा ने ऐसा क्या किया जो ये स्थान एक चर्चा का केंद्र बना। मुझे यहाँ आना पड़ा और वीडियो करना पड़ा। और रानी साहिबा का नाम था रत्न ज्योति, रानी रत्न ज्योति जी थी यहाँ की और उनके पति थे हरिवंश जी। कुंवर हरिवंश सिंह उनके पति थे, राजपूत घराना था दोस्तों। लेकिन कुंवर हरिवंश सिंह जी ने क्या किया कि वो इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर इस्लाम को अपना लिया, उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया। अब ये हुआ कैसे? तो कुंवर हरिवंश सिंह जी के चाचा जी थे अभिमन्यु सिंह। अभिमन्यु सिंह बहुत करीब थे जहांगीर के, मुगल शासक जहांगीर, जो कि दिल्ली पे राज करता था। लेकिन इस क्षेत्र में तमाम विद्रोह हुए, जौनपुर का विद्रोह हुआ और पूर्वांचल हमेशा से विद्रोही स्वभाव का रहा है, तो इसके चलते यहाँ पर तमाम विद्रोह हुए। तो जहांगीर ने चुना था अभिमन्यु सिंह को यहाँ के विद्रोह को दबाने के लिए कि आजमगढ़ में, जौनपुर में, बनारस में, हर जगह जो विद्रोह हो रहे हैं, जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, उन जगहों के विद्रोह तुम्हें दबाना है। अभिमन्यु सिंह ने उस कार्य को भली भांति निभाया और अपनी कार्य कुशलता को जहांगीर के सामने प्रस्तुत किया। इससे प्रभावित होकर जहांगीर ने उन्हें अपना सबसे करीबी माना और यहाँ की रियासत भी उन्हीं को सौंप दी। तो जहांगीर के और करीब जाने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनके चाचा अभिमन्यु ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। जब अभिमन्यु ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया तो उन्होंने अपना नाम फिर बदल दिया, वो फिर खां हो गए। जो अभिमन्यु सिंह थे वो कोई खां हो गए। फिर क्या हुआ, उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपने भतीजे को गोद लिया जो हरिवंश सिंह जी थे। हरिवंश सिंह जी भी अपने चाचा के नक्शे कदम पर चले, उन्होंने भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया और वो भी फिर हरिवंश सिंह से हरिवंश दौलत खान हो गए। दौलत खान बाद में उनके चाचा का नाम था, जो इस्लाम धर्म कबूलने के बाद अभिमन्यु सिंह जी बने थे। तो फिर जब ये कुंवर हरिवंश सिंह दौलत खां हुए तो उनका विवाह हुआ था रानी रत्न ज्योति से। रानी रत्न ज्योति ने न सिर्फ इसका विरोध किया बल्कि अपने पति से विमुख हो गई और उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में सदा रहूंगी, मुझे अपनी संस्कृति बहुत प्यारी है। तो फिर उन्होंने अपने पति से ये 52 एकड़ का जमीन अपने नाम पर मुहैया कराया और अपनी बाकी की जिंदगी यहीं पर गुजारी। इस तालाब को उन्होंने खुदवाया, दुर्गा मंदिर बनवाया और इसी सम्मान में, और इसमें जो सबसे जरूरी बात क्या थी कि उन्होंने अपने वसीयत में लिखा कि इस 52 एकड़ में
एक भी मस्जिद, कब्रगाह कुछ भी नहीं बनेगा। और ये सिर्फ रियासत कालीन जब उनका ख़त्म हो गया तो सिर्फ ये वसीयत नहीं रह गई, यहाँ के लोगों ने वफादारी सिद्ध की, महारानी के प्रति अपनी आस्था को दिखाया और हिंदू संस्कृति के रूप में यहाँ 52 एकड़ में एक भी मस्जिद नहीं बनी। और ऐसा नहीं था कि प्रयास नहीं किए गए, प्रयास भी किए गए, लेकिन लोगों ने उसका विरोध किया और कोई सफल नहीं हो पाया। तो ये देख सकते हैं, बड़ा ही मनोरम दृश्य है और सुबह का ही ये दृश्य है। मंदिर है, ये तालाब और तालाब काफ़ी बड़ा है, देख सकते हैं। और बड़ा होने के साथ साथ में इसका जो सुंदरीकरण है उसका कार्य चल भी रहा है और बहुत से कार्य कर भी दिए गए हैं। अगल बगल ब्रेंच लगाए गए हैं, क्रीड़ांगन है और साथ में तालाब देख सकते हैं। पानी यहाँ का साफ है, पानी साफ है, इसमें मछलियाँ भी हैं और अगल बगल पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। और साथ में यहाँ पर कुछ हिदायतें भी दी गई हैं जो सख्त हिदायतें हैं कि पानी को गंदा नहीं करना है, यहाँ थूकना सख्त मना है। और जिसका मुझे जो लगता है अभी तक यहाँ पे आने के बाद कि लोग इसका पालन भी पूरे अच्छे तरीके से करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे वट वृक्ष है, ये भी आस्था का केंद्र है। इसमें कुछ सूत्र, रक्षा सूत्र लपेटे गए हैं और यहाँ पे भी लिखा गया है पानी को बचाओ, सब कुछ करो। और अमृत सरोवर की भी उपाधि इससे मिल गई है। और हमारे साथ हैं इस ग्राम सभा के प्रधान जी, उनसे भी बात करेंगे, अन्य लोग भी हैं उनसे भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले प्रधान जी, आपका शुभ नाम हम जानना चाहेंगे। संतोष कुमार साहू। संतोष कुमार साहू जी कितने वर्षों से प्रधान है आप? 1.5 साल से। तो ये जो तालाब है महारानी ने बनाया था, कितना इसका क्षेत्रफल होगा इस तालाब का? 106 बिस्सा का ये पूरा तालाब है। लेकिन उसके बाद जो है महारानी ने बनाया, उसके बाद यहाँ पे तमाम त्यौहार भी होते होंगे, छठ पूजा तमाम किस तरीके से छठ पूजा भी होती है भव्य तरीके, बहुत भव्य था। इसके सुंदरीकरण के लिए फिर क्या, जैसे महारानी तो बना के चली गई, फिर मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है और भी कार्य चल रहे हैं। तो सुंदरीकरण के लिए किसने किसने यहाँ पर योगदान दिया और क्या क्या सरकारों ने कैसे काम किया, मैं इसकी जानकारी आपसे लेना चाहूँगा थोड़ी। पूर्व की सरकारों ने तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वर्तमान की जो सरकार योगी जी थी, इनके द्वारा मोदी जी द्वारा जी अमृत सरोवर अमृत महोत्सव जो मनाया गया, उसमें पोखरा का चयन किया गया और इस साइड का जो भी निर्माण आप देख रहे हैं वो वर्तमान समय मेरे द्वारा करवाया गया है। जी। और इधर सीढ़ियाँ भी बनानी थी इस साइड में, पूरब की तरफ, लेकिन जो है नींव भर गई थी बारिश हो जाने की वजह से, ये धस जाता था। हाँ, मतलब काम रुक गया। हाँ। तो मतलब उधर की सीढ़ियाँ भी बन जाती। तो वर्तमान सरकार ने इस पे ध्यान दिया है। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, अमृत महोत्सव भी यहाँ मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस के दिन, 15 अगस्त को। अच्छा, महारानी साहिबा ने ये काम किया, ये तालाब खुदवाया, पेड़ लगवाए और लोग यहाँ इकट्ठा भी होते हैं। मुझे तो लगता है बैठते होंगे लोग, काफी बहुत सुबह शाम भीड़ लगती है और तमाम मंदिर भी बनवाए। महारानी साहिबा को किस तरीके से आप लोग देखते हैं? आप लोगों की पूर्वज रही है, इस स्थान को बसाया भी उन्होंने और आज मैंने देखा काफी समृद्ध और संपन्न है। तो उनको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? उनको हम लोग अपना एक तरीके से जो भी कह लीजिए वो कम है उनके बारे में, उनकी श्रद्धा के बारे में, मतलब उनके प्रति श्रद्धा के बारे में जो भी कह लीजिए वो कम है, क्योंकि उन्होंने अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने पति को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, सबको छोड़ त्याग करके आई यहाँ पर निवास की और यहीं पर अपना डेरा डाल दिया, सरारानी मतलब इस तरीके से उन्होंने अपना डेरा डाल दिया और यहीं पर उनका मशवरा यहीं पे अपना प्राण बिता गया। तो वो जो है कि एक प्रेरणा स्रोत के तौर पे है आप लोगों के लिए, संस्कृति की अलग जगाने वाली महिला थी। मतलब वो जो प्राचीन अभी लट्ठा देख रहे हैं नहाने वाला स्नान घर, जी वहाँ पे, हाँ, उन्हीं के द्वारा बनवाया गया है। अच्छा, कायम है। और वो जो है छोटा सा बिस्मा है, हाँ, वो भी उन्हीं के द्वारा बनवाया गया है। उन्हीं के द्वारा बनाया गया। हाँ, उस समय ये पुराना वाला तकरीबन 300 साल पुराना ये भी होगा। 300 साल पहले का ये सब कुछ हुआ है और इसको आगे बढ़ाना भी संजो कर रख रहना है, कार्य नहीं इसके करना है। आइए प्रधान जी, इधर ये गौशाला भी है कहाँ? ये गौशाला है जिसमें पशुओं को रखा गया है। ये गौशाला क्या, किस तरीके से, कौन इसके कोष से इसकी सब कुछ पालन होता है, गायों का देखरेख होता है? इसमें जो है सरकार का योगदान रहता है, आप लोग भी अपने से करते हैं, गौ मैया का ध्यान रखते हैं। तो गौशाला पहले से यहाँ पे था महारानी साहिबा द्वारा ही कि हमारे द्वारा आप लोगों ने इसको किया? 22 जनवरी से संचालित है यहाँ पे। जी, 22 जनवरी से संचालित है। तो दोस्तों ये वो स्थान है रानी की सराय। अब पहले इसका कुछ और नाम हुआ करता था, सरारानी।
सराय रानी। और इसका जो है कि अभी भी कोई और नाम नहीं, रानी की सराय। रानी की बीच में मुझे एक विवाद भी सुनने में आया था कि रेलवे स्टेशन को लेकर कोई विवाद हुआ था। हाँ, रेलवे स्टेशन साइड में है। जी, तो मुझे सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे स्टेशन में रहेगा, हाट रहेगा या क्या, इसी तरीके की बातें हो रही हैं। उसके बारे में विस्तृत जानकारी बिल्कुल आपको। तो ये वो स्थान है दोस्तों। और रानी की जो कहते हैं ना, उनका जो इतिहास है, उनकी जो एक छोटी सी लड़ाई थी, उसको कहीं ना कहीं दर्शाता है। क्योंकि मुगल शासनकाल में इतने हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई, लूट मार हुई, मंदिरों को गिराया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो झुकी नहीं, अपनी सनातन संस्कृति की संवाहक बनी रही। और उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि जब तक मैं जिंदा हूँ, वो अपनी ही संस्कृति में हिंदू धर्म को अपना के रहूंगी, क्योंकि जीवन भर मैंने इसका निर्वहन किया है। और उन्होंने अपने प्राण भी त्यागे इसी क्षेत्र में, और वो भी एक हिंदू के रूप में, जहाँ उनके पति ही नहीं रहे। अच्छा, उनके 2 बेटे भी थे। 2 बेटे थे, एक थे आजम खान और एक अमजद खान। हाँ, नहीं, अजमत खान, अजमत और आजम थे। प्रधान जी ने हमें बताया, आजम खान जी के नाम पर इस जिले का नाम पड़ा है, आजमगढ़ पूरा उन्होंने बसाया था। और जो अजमत खान जी थे, उनके नाम पर अजमतगढ़ बना, जो कि वर्तमान में तहसील है। हाँ, तहसील आजमगढ़ जो जिला है जी, और अजमतगढ़ जो है एक बड़ा कस्बा है। कस्बा है बड़ा। हाँ, एक तहसील है ना इसके अंतर्गत। इसके अंदर तहसील पर पता पड़ेगा आजमगढ़। अच्छा, और वहाँ की तहसील जो है अजमतगढ़ की तहसील कोई दूसरी, अच्छा, ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये रहा दोस्तों, ये कहानी अपने आप में बहुत है और ये मार्मिक है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग भी अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक होना चाहते हैं, उसकी अलग जगाना चाहते हैं, तो महारानी साहिबा से अच्छा उदाहरण तो कोई नहीं मिल सकता है मेरे नज़रिए में। बाकी अगर आप भी कहीं इस क्षेत्र में आए तो आप घूम सकते हैं, अच्छा स्थान है, बढ़िया स्थान है, बना हुआ है, देख सकते हैं। और ये लंबा चौड़ा सरोवर है, इसमें तमाम मछलियाँ भी, मछली पालन ये हो रहा है। और अगल बगल तमाम ऐसे सरकारी कोष से बनाई गई हैं चीज़ें जो काफ़ी बढ़िया और सुंदर हैं। तो ये वो स्थान रहा दोस्तों। और महारानी साहिबा की कहानी आपने जान ली कि किस तरह से महारानी साहिबा ने एक छोटी सी लड़ाई लड़ी, अपने पति से विमुख हुई। उस समय के कैसी धारणा रही होगी, महिलाओं के प्रति भी उतनी जागरूकता नहीं थी, इन सब के बावजूद वो अकेले खड़ी रही और एक मिसाल के रूप में आज भी कायम है। तो ये रही, और यहाँ के लोगों की वफादारी और श्रद्धा बहुत है उनके प्रति। तो ये थी उनकी कहानी, ये वो स्थान था और आजमगढ़ के अंतर्गत है। आजमगढ़ से 7 किलोमीटर पहले है। तो दोस्तों ये रहा, ठीक है, फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।